हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने केमिस्ट्री की पहली चैप्टर शुरू की थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इस चैप्टर की दूसरी लेक्चर होगी और मेरा नाम शिवा स्टार का। तो हमने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शंस को देखा था। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें नई सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। नई सब्सटेंस बनती है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो बात आती है, हमें पता कैसे चलेगी कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है। सपोज आपने सब्सटेंस ए लिया और सब्सटेंस बी लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है। सपोज आपने पानी ले लिया और उसमें चीनी मिला दिया और आपको लगने लगा कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होती। केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के लिए हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाननी पड़ती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की मतलब हो जाती है लक्षण, यानी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आपको पता चलती है, जो आपको हिंट देती है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो वो कौन कौन से हिंट्स होते हैं? तो सबसे पहले हो जाएगी इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान यदि गैस रिलीज हो रही है तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। यदि किसी रिएक्शन के दौरान कोई भी प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। यदि किसी रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर में चेंज हो रही है या टेम्परेचर बढ़ रही है या टेम्परेचर घट रही है तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। या फिर कलर में चेंज आ जाए, इनिशियल कलर कुछ और हो और फाइनल कलर कुछ और हो जाए तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। चेंज इन स्टेट में बदलाव आ जाए, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए या लिक्विड से गैस में आ जाए, किसी भी प्रकार के स्टेट में भी चेंज होगी तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो जब भी आप किसी दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और इन पांच में से कोई भी एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही होती है तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ गैस। यदि किसी भी दो रिएक्शन के दौरान किसी भी दो सब्सटेंस को यदि आप मिक्स कर रहे हैं या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, यदि उस दौरान कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसकी इसको अच्छे से एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे जब हम लोग मिक्स करते हैं जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जिंक ले लेते हैं और इसको रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जिंक का फॉर्मूला आप तो आप जानते होंगे, Zn हो जाएगी, जिंक के सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगी H2SO4। तो ये रिएक्ट करेगी तो बनाएगी क्या? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन आ जाती है, फिर आ जाएगी जिंक, आयरन, टीन, लेड भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, फिर आ जाएगी हाइड्रोजन। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो चूंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होती है हाइड्रोजन से तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो Zn जो होगी वो रिएक्ट कर जाएगी SO4 के साथ। तो क्या बनने लगी? ZnSO4। ZnSO4, Zn जिंक वैलेंसी हो जाएगी 2, SO4 की वैलेंसी भी हो जाएगी 2। तो 2:2 यानी 1:1, तो क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगी? ZnSO4। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और वहाँ पे ZnSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाती है। तो ये सिंबल आप ध्यान रखेंगे, इसकी मतलब हो जाएगी कि यहाँ पे कोई भी गैस जो है वो रिलीज हो रही है, रिलीज ऑफ अ गैस। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वही रिएक्शन इस प्रकार से लिखी गई है कि जिंक को हम लोग रिएक्ट करवा दे रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वहाँ पे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। जिंक हो जाएगी Zn, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगी H2SO4, जिंक सल्फेट हो जाएगी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि Zn को SO4 के साथ रिएक्ट कराई जाएगी तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दूसरी रिएक्शन को हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसको रिएक्ट करवा देते हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम कार्बोनेट बनती कैसे है, तो सोडियम Na हो जाएगी, कार्बोनेट CO3, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की 2, तो क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगी Na2CO3। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ। तो ये जो होती है ना, ये आयनिक कंपाउंड होती है, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस हो जाएगा, एक प्लस होगी और दूसरी माइनस हो जाएगी। तो आयनिक कंपाउंड जो होती है ऐसी कंपाउंड होती है जो आयन से मिलके बनी हुई रहती है। आयन्स करने का मतलब एक पॉजिटिव आयन होगी और एक निगेटिव आयन, जो पहली होगी वो पॉजिटिव होगी, दूसरी निगेटिव, पहली पॉजिटिव दूसरी। तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ रिएक्ट करें। तो Na रिएक्ट कर जाएगी Cl के साथ, Na रिएक्ट करेगी Cl के साथ, Na की वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1, क्रॉस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, NaCl। उसके बाद क्या बनेगी, ये जो होगी निगेटिव वो ये इस पॉजिटिव के साथ रिएक्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखनी है कि जब भी आपको CO3 दिखे ना, तो CO3 जो होगी वो CO2 के रूप में रिलीज हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव रिएक्ट नहीं करेगी। CO3 जब भी होगी तो वो CO2 के रूप में रिलीज होगी, तो यहाँ पे बच क्या जाती है, एक ऑक्सीजन बच जाएगी, और यहाँ क्या बच जाती है, हाइड्रोजन बच जाएगी। तो हम लोग इससे वाटर बना लेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है कि सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बना लेती है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज कर जाती है और वाटर की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन के दौरान देख सकते हैं कौन सी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप बोल सकते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और HCl, तो यहाँ पे बन जाएगी NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस दौरान इवॉल्व होती है। तो ये दो रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि गैस रिलीज होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है। चलिए अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होती क्या है, तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होती है जो रिएक्शन के दौरान बनती है और सेपरेट हो जाती है सॉल्यूशन से। कहने का मतलब है कि प्रेसिपिटेट जो होगी वो एक सॉलिड प्रोडक्ट होगी, यानी ये एक प्रोडक्ट है जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, जो रिएक्शन के दौरान ही बनती है और उस रिएक्शन से सेपरेट हो जाती है। सॉलिड प्रोडक्ट है इसलिए वो सेपरेट हो जाती है। अब प्रेसिपिटेट बनती कैसे है, तो प्रेसिपिटेट को बनाने का दो तरीका है, मिक्सिंग इक्वल सॉल्यूशंस। दो इक्वल सॉल्यूशन लेंगे और उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। इक्वल सॉल्यूशन करने का मतलब कोई भी सॉल्यूशन वाटर में मिलाई गई हो तो उसे हम लोग इक्वल सॉल्यूशन कह देते हैं। दूसरी हो जाएगी पासिंग ए गैस इनटू एन इक्वल सॉल्यूशन। दूसरा तरीका है क्या है कि आप एक गैस को पास करवा दे इक्वल सॉल्यूशन। दो तरीका, पहला तरीका क्या है कि आप कोई भी दो इक्वल सॉल्यूशन ले लें। दूसरा तरीका क्या है, एक इक्वल सॉल्यूशन ले ले और इसमें क्या पास करवा दे, गैस को, तब यहाँ से आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगी। तो ये दो फेमस एग्जाम्पल हैं इसके। तो सबसे पहली एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हो जाएगी पोटासियम आयोडाइड की। पोटासियम आयोडाइड, इसको हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं लीड नाइट्रेट के साथ, लीड नाइट्रेट के साथ। अब पोटासियम आयोडाइड, तो पोटासियम हो जाएगी के, आयोडाइड आयोडीन आई, तो दोनों की वैलेंसी 1 1 हो जाएगी, तो क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगी के आई। लीड नाइट्रेट, लीड हो जाएगी Pb, नाइट्रेट हो जाएगी NO3, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी लीड की 2 और नाइट्रेट की 1, तो क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगी PbNO3 की होल ट्वाइस, PbNO3 की होल ट्वाइस। तो इस रिएक्शन के दौरान बनेगी क्या, तो हम लोग पीछे देख चुके हैं ये आयनिक कंपाउंड होंगे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो होगी वो इस निगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो के जो होगी वो रिएक्ट कर जाएगी NO3 के साथ, तो के रिएक्ट कर जाएगी NO3 के साथ, इसकी भी वैलेंसी 1 इसकी भी 1, ये क्रॉस होकर बना लेगी KNO3, यानी इसको हम लोग बोलेंगे पोटासियम नाइट्रेट। दूसरी क्या बनती है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगी,
यानी Pb जो होगी रिएक्ट कर जाएगी I के साथ, तो Pb की वैलेंसी 2 हो जाएगी, I की 1, तो क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगी PbI2, PbI2। ये हो जाएगी लीड आयोडाइड, और इसी की जो कलर होती है वो येलो हो जाती है। ये पीपीटी का मतलब प्रिसिपिटेट बनती है, तो यानी ये जो होगी वो आपको सॉलिड के रूप में मिलेगी, और उसकी कलर कैसी रहेगी, येलो कलर। यानी जब भी आप पोटासियम आयोडाइड को रिएक्ट कराएंगे लीड नाइट्रेट के साथ, तो वहाँ पे पोटासियम नाइट्रेट बनेगी और लीड आयोडाइड बनेगी। जो लीड आयोडाइड होगी वो पीपीटी होगी, यानी वो सॉलिड प्रोडक्ट होगी, और उसकी कलर कैसी हो जाएगी, येलो। तो यानी हम लोग बोलते हैं कि येलो पीपीटी ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। आप इसी को यहाँ पे देख सकते हैं, पोटासियम आयोडाइड को हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं लीड नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे येलो पीपीटी बनती है। कलर भी आपको ध्यान रखनी है, और किसकी बनेगी, लीड आयोडाइड की। दूसरी रिएक्शन हम लोग देखते हैं, दूसरी रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग रिएक्ट करा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगी, H2SO4, और बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगी, BaCl2। बेरियम हो जाएगी Ba, क्लोरीन हो जाएगी Cl, बेरियम की वैलेंसी 2 हो जाएगी, क्लोरीन की 1, क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगी BaCl2। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव जो होगी वो नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो H रिएक्ट कर जाएगी Cl के साथ, तो क्या बना लेगी, HCl। H की भी वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1, क्रॉस कर देंगे HCl। उसके बाद ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो Ba रिएक्ट कर जाएगी SO4 के साथ, बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, 2:2, 1:1, क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगी BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट। इसकी पीपीटी बनती है, और इसकी पीपीटी कैसी बनेगी, वाइट कलर की पीपीटी बनती है। यानी ये जो होगी सॉलिड प्रोडक्ट होगी, जो सेपरेट हो जाएगी सॉल्यूशन से, और इसकी कलर कैसी होती है, वाइट। तो जब भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं बेरियम क्लोराइड को, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। तो इसी को यहाँ पे देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा देते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, तो वहाँ पे वाइट पीपीटी मिलती है बेरियम सल्फेट की। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल आप ध्यान रखिए कि एक में येलो पीपीटी बनती है लीड आयोडाइड की, और एक में वाइट पीपीटी बनती है बेरियम सल्फेट की। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। अब किसी दो सब्सटेंस को जब हम लोग मिक्स करते हैं, यदि उस दौरान कोई भी कलर में चेंज आ जाए तो भी हम लोग बोलते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसके लिए ये दो बहुत फेमस एग्जांपल हैं। सबसे पहली एग्जांपल में हम लोग लेते हैं पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट क्या हो जाएगी, KMnO4, पोटासियम हो जाएगी K, परमैंगनेट हो जाएगी MnO4, दोनों की वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगी KMnO4। तो हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में पोटासियम परमैंगनेट को ले लेते हैं, और इसमें जो है ना हम लोग साइट्रिक एसिड को डाल देते हैं। साइट्रिक एसिड के लिए आप लेमन जूस ले सकते हैं, या सिंपली लेमन भी ले सकते हैं। तो लेमन जो जिसमें कि साइट्रिक एसिड होती है, उसको हम लोग इसमें बूंद बूंद करके डालते हैं। तो कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं जो पोटासियम परमैंगनेट की जो अपनी कलर होती है पर्पल, वो फेड हो जाती है, और वो पर्पल से किस कलर की में आ जाती है, कलरलेस में।
तो जब भी हम लोग पोटासियम पर मैंगनेट का सॉल्यूशन लेंगे उसमें हम लोग साइट्रिक एसिड को डालेंगे यानी लेमन को डालेंगे जब भी, तो पोटासियम पर मैंगनेट की जो कलर होती है पर्पल वो चेंज हो जाती है कलरलेस में। तो इस एग्जांपल को ध्यान रखेंगे, पोटासियम पर मैंगनेट की कलर पर्पल होती है, जब हम लोग उसमें साइट्रिक एसिड को डालेंगे तो उसकी कलर चेंज हो जाती है, पर्पल से कलरलेस हो जाती है। डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। तो हम लोग ले लेते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट। अब इसकी फॉर्मूला बता दो, पोटासियम हो जाएगी के, डाइक्रोमेट हो जाएगी Cr2O7, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2, तो इधर से क्रॉस कर लेंगे तो हम लोग बन जाएंगे K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। इसकी जो कलर होती है वो होती है ऑरेंज। जब हम लोग इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, जब हम लोग इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो इसकी कलर जो होती है वो चेंज हो जाती है ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज से कैसी कलर चेंज हो जाती है, ग्रीन। तो ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस की। तो ध्यान रखेंगे, पोटासियम डाइक्रोमाइट में जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवा देते हैं तो वहाँ पे कलर चेंज होती है ऑरेंज से ग्रीन। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो पोटासियम पर मैग्नेट पर मैग्नेट पी फॉर पर्पल, तो पोटासियम पर मैग्नेट पर्पल। इसको कैसे याद रखेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट, डाइक्रो 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 ओ आएगी आपको सेंस में, तो डाइक्रो ऑरेंज, तो यानी इसकी इनिशियल कलर पर्पल रहती है और हो जाएगी कलरलेस, और इसमें इनिशियल कलर ऑरेंज रहती है और वो हो जाती है ग्रीन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये दो रिएक्शंस जो हैं वो चेंज इन कलर के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगली रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो किसी भी रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर में यदि वृद्धि होती है या टेम्परेचर कम हो जाती है तो भी हम लोग बोलते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो होती क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो होती है हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी और हीट यदि एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर में फॉल आ जाएगी यानी टेम्परेचर कम हो जाएगी। इसी बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को दो भाग में बांट देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी हो जाएगी इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होगी जिस रिएक्शंस के दौरान हीट जो होगी वो खुद ब खुद रिलीज होगी, किसी भी दो सब्सटेंस को हम लोग मिलाएंगे और हीट अपने आप रिलीज होगी तो हम लोग वो बोलेंगे वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी रिएक्शन के दौरान जो होगी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो हम लोग बोल देंगे वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी आप किसी भी दो चीज़ को मिलाएं और हीट जो है वो एब्जॉर्ब होने लगी, यानी आपका जो कंटेनर है, आपका जो बीकर है, टिश्यू ट्यूब है वो ठंडा पड़ने लगा तो हम लोग बोलेंगे वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सो लेते हैं, एक्सो थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक का मतलब हो जाएगी हीट, तो एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाएगी जो हीट रिलीजिंग रिएक्शन हो, किसी रिएक्शन के दौरान यदि हीट रिलीज हो रही हो तो हम लोग उसी को बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले एग्जांपल है CaO प्लस H2O। CaO क्या होती है, ये होती है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग लाइम भी बोल देते हैं या फिर इसी को हम लोग क्विक लाइम भी बोल देते हैं। तो ये दो तीन नाम आप ध्यान रखिएगा, इसे लाइम भी बोला जाता है, क्विक लाइम भी बोला जाता है या फिर इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं। सिंपली में बोले तो ये चूना है। तो इस चूने को हम लोग जब पानी में मिला देते हैं तो वहाँ पे बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग लाइम वाटर भी कह देते हैं, लाइम वाटर, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग स्लेग्ड
लाइम, ये सभी इसी के नाम है। तो ध्यान रखनी है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड के दो नाम है, लाइम या फिर बोल सकते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके भी दो नाम है, लाइम वाटर बोल सकते हैं या फिर सेलेक्ट लाइम बोल सकते हैं। तो जब भी हम लोग चूने में पानी मिलाते हैं तो वहाँ पे चूना पानी बनती है, और इस दौरान जो होती है बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शंस के दौरान जो होती है बहुत सारी हीट रिलीज होती है। इसको आप घर में भी देखें, हम लोग जब किसी बकेट में चूना डालते हैं उसके बाद पानी डालते हैं तो कुछ समय बाद दहकने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट जो होगी वो रिलीज होनी शुरू हो जाती है और आपकी बकेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब हम लोग उसको रिएक्ट करा देते हैं पानी के साथ तो वहाँ पे बन जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं वो पीछे हम लोग ने पढ़ रखी है Zn+H2SO4, तो ये बना लेगी ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन के भी दौरान हीट रिलीज होती है, तो आप बोल सकते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तीसरी एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना लेगी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी दौरान बहुत सारी हीट रिलीज होती है। यानी कोई भी कंबसन रिएक्शन होगी जहाँ पे किसी भी चीज़ को जलाया जा रहा होगा उस दौरान हीट रिलीज होती है, तो वो भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो जाती है। इसको आप स्लाइड से देख सकते हैं। क्विक लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हीट रिलीज होती है और टेम्परेचर बढ़ जाती है, जो आपकी बीकर होगी वो गर्म हो जाती है। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर हो जाएगी H2। इसको जब हम लोग रिएक्ट करा देते हैं तो क्या बन जाती है CaOH का होल ट्वाइस। इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं, CaOH कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो क्रॉस कर देंगे तो CaOH का होल ट्वाइस। जिंक को हम लोग याद करा देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इसमें ध्यान रखनी है गैस भी रिलीज हो रही है और साथ ही साथ में यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ जाती है। कार्बन बर्न्स इन एयर, कार्बन को हम लोग बर्न कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यहाँ भी हीट रिलीज होती है। अब अगली है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगी, हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी किसी भी दो सब्सटेंस को आप मिला रहे हैं और आप देख रहे हैं आपकी जो बीकर है, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी पड़ रही है, टेस्ट ट्यूब जो है वो उसकी टेम्परेचर फॉल हो रही है और टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी पड़ रही है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। और इस प्रकार की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसकी एक एग्जांपल है, हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं एमोनियम क्लोराइड को, तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, एमोनिया की होती है और वाटर की होती है। ये रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है और जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें हीट रिलीज होती है। तो टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग रिएक्शन को दो भाग में बांट देते हैं, इंडो एंड एक्सो। आखिरी हो जाएगी चेंज इन स्टेट, यानी यदि स्टेट में भी बदलाव हो रही है तो हम लोग बोल देंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है कंबसन ऑफ वैक्स। वैक्स जो हम लोग जानते हैं कैंडल होती है वो एक सॉलिड होती है, वैक्स जो है वो एक कैंडल है जो कि सॉलिड है। जब हम लोग उसको बर्न करते हैं, जब वो मेल्ट होती है तो वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड वाटर प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ वहाँ पे गैस भी रिलीज हो रही होती है। तो आप बोल सकते हैं कि जो वैक्स जो कि एक सॉलिड थी, बर्न करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होती है, मेल्ट होने के बाद लिक्विड में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करती है। तो यहाँ पे स्टेट में भी चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड हो जा रही है, लिक्विड से गैस में तब्दील हो रही है। रिएक्शन शोइंग मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ऐसी नहीं है कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो एक रिएक्शन में दिखेगी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी रिएक्शन में दिखेगी, ऐसी नहीं है। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल को जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं हम लोग, जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं Zn+SO4, तो ये बना लेगी ZnSO4 + H2। इस दौरान देख सकते हैं गैस भी रिलीज हो रही है,
और साथ ही साथ हीट भी रिलीज हो रही है। तो आप बोल सकते हैं ये इसमें आप इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देख सकते हैं पहली चीज़। और दूसरी बात, इसमें आप चेंज इन टेम्परेचर भी देख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर भी देख सकते हैं। तीसरी रिएक्शन में आप दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को देख। दूसरी है पोटासियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट की। पोटासियम आयोडाइड हो जाएगी KI, लीड नाइट्रेट PbNO3 की उल्टवाइस। तो यहाँ पे बन क्या जाएगी, पोटासियम जो होगी इसके नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगी, ये पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ रिएक्ट कर, तो यहाँ से बना लेगी PbI2। तो ये जो होगी इसकी PPT बनती है। कैसी PPT बनेगी, येलो PPT बन जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेट का भी, और साथ ही साथ यहाँ पे कलर चेंज भी हो रही है। ये कलर जो हो रही है वो येलो कलर हो रही है, पहले कलरलेस से येलो कलर में चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी आप दो दो चीज़ देख सकते हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जहाँ पे आप मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने सीखा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हो जाएगी इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा हो जाएगी चेंज इन कलर, चौथी हो जाएगी चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवी हो जाएगी चेंज इन स्टेट। यदि आप किसी भी दो चीज़ को मिला रहे हैं और वहाँ पे इनमें से कोई भी एक चीज़ दिख रही है, या गैस इवॉल्व हो रही है, या प्रेसिपिटेट बन रही है, या कलर चेंज हो रही है, या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रही है, या कोई स्टेट में चेंज आ रही है, इन 5 में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आप देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। अपना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा।